देखिए, बयान तो चलेगा ही। इसलिए जब कोई काम नहीं हुआ है तो बयान के वीर तो बयान देंगे ही। 10 साल से विधायक हैं और एक काम नहीं किया। उनकी उपलब्धि यही है कि फोन उठाते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों के बीच में जाते नहीं है, सर्किट हाउस में सारे दिन बैठे रहते हैं और यही उनके लोगों के बीच में जाना हुआ। तो बयान वीर है ना। अभी ये भी सुना है, हमने उनका बयान पढ़ा है कि कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास तो 40-40 उम्मीदवार हैं। एक हमारे पत्रकार मित्र हैं, बंधु हैं, वो भी कहीं बोल दिए कि 60-62 उम्मीदवार हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि 60-62 और 40 उम्मीदवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास 200 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। और इसलिए उम्मीदवार 200 से ज्यादा हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिहार में नहीं पूरे देश में फैला हुआ है। अब भाजपा परिवार के पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतने योग्य लोग हैं, नरेंद्र मोदी की सेना है जो एक एक कार्यकर्ता मुन्ना तिवारी जैसे सरीखे लोगों से लड़ने के लिए तैयार है और उनका जवाब देने के लिए तैयार है। वो गलतफहमी में न रहें। माल महाराज के मिर्जा खोले होली, वो गठबंधन के वोटों पर, जिन वोटों पर राज कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं विधायक हूं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। अणु बम छोड़ रहे थे। अरे अणु बम और परमाणु बम तो तब छूटेगा जिस दिन आपका टिकट कटेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आते हैं, 2-2 विधायक कांग्रेस के यहाँ पर हैं, गठबंधन के लोग हैं। आज यही स्थिति हो गई कि और दल सागर के मैदान में 200 लोग नहीं थे। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास तो 200 कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता चले गए हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे खुश हो गए होते कि कम से कम 200 कार्यकर्ता तो आ गए। कांग्रेस के पास कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 40 जो कैंडिडेट हैं, संभावित कैंडिडेट जो हैं बीजेपी के, वो सभी लोग दिन में ही उनका मदद करेंगे। अणु बम गिरेगा तो नहीं, अणु बम गिरेगा तब ना। अभी परमाणु बम उसके पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिला अध्यक्ष मनोज पांडे पर, कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष, उन पर गिरा चुके हैं। और एक अणु बम, 2 और अणु बम गिरेगा जब इन दोनों लोगों का, विधायकों का टिकट कटेगा, तीसरा आएगा तब। तो ये जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनके साथ ना, वो लोग अभी फड़फड़ा रहे हैं। बुझने वाले दिया बहुत फड़फड़ाती है, ये विधायक जी फड़फड़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शाहाबाद में एनडीए के पास कोई पहलवान ही नहीं है और महागठबंधन का एक पहलवान बोल रहा है। शाहाबाद का चुनाव नहीं होता है, चुनाव बिहार विधानसभा का होता है और लोकसभा का दिल्ली के लिए होता है। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का मजबूत आधार है और एनडीए ने सरकार बनाया है। शाहाबाद में सरकार थोड़ी बनती है। विधायक जी को थोड़ा सा जानकारी अपनी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। बिहार विधानसभा पटना में है और उसका चुनाव होता है और दिल्ली के लोकसभा का चुनाव होता है। तो उनका तो ये कहना है कि जैसे हर बार प्रत्याशियों की संख्या इतनी रहती है कि भाजपा अंतर कलह से हार जाती है और इस बार भी यही होगा। तो आपको नहीं लगता है कि इसको पाटने की जरूरत है और इतने जो प्रत्याशी घूम रहे हैं तो एक चेहरा होना चाहिए? भाई, जहां तक बात रही कि हार और जीत की, तो अभी उपचुनाव हुआ है बिहार में। उस उपचुनाव में सारा का सारा एनडीए गठबंधन ने जीता है। जहां आप अभी बात कर रहे थे कि शाहाबाद में आपकी सुपड़ा साफ हो गया है, आप लोग नहीं हैं, लेकिन अभी उपचुनाव 6 महीने पहले हुआ है। रामगढ़ में भाजपा जीती है, तरारी में भाजपा जीती है, वहां बेला में जो चुनाव हुआ था वहां भाजपा और एनडीए के लोग जीते हैं। तो एनडीए और भाजपा लगातार 6 महीने लिटमस टेस्ट हुआ, उसमें भाजपा जीती, एनडीए के लोग जीते हैं। इसलिए विधायक जी तो कह रहे हैं कि आयात करके, जैसे मिथिलेश तिवारी को लोकसभा में आयात करके लाया गया, उसी तरीके से फिर से आयात करके लाया जाएगा और जितने घूम रहे हैं हमारे भाई बंधु कैंडिडेट बीजेपी के, सभी लोग रात में क्या दिन में ही मदद करेंगे, क्योंकि इसका उदाहरण 15 के चुनाव में भी था और 20 के चुनाव में भी इनको मिला है। देखिए, जिसको आयात करते हैं, विधायक जी को थोड़ा सा ज्ञान की कमी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। विधायक जी भी 4 बार डुमरांव से हारे हैं और तब आयात करके भगोड़ा बन करके यहाँ बक्सर विधानसभा में आए हैं। तो विधायक जी भगोड़े हैं, उनको इस सब की जानकारी नहीं है। बैकुंठपुर से विधानसभा का चुनाव मिथिलेश तिवारी लड़ चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता देश के किसी भी कोने में, प्रदेश के किसी भी कोने में चुनाव लड़ सकता। हम क्षेत्रीय दल नहीं है कि हमारे पास वर्कर नहीं है। हम हर कार्यकर्ता का स्वागत करते हैं, लेकिन वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। सब कार्यकर्ता सोचे हमारे गांव का कैंडिडेट हो, हमारे जिले का कैंडिडेट हो, हमारे विधानसभा का कैंडिडेट हो। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर सोचता है कि हमारे जिले का और ग्रामीण कैंडिडेट हो, हमारे आसपास कोई, तो अच्छी बात है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व अगर तय करता है, जिसका नाम उसके पास, हमारे जितने जो वो 40 और 60 की बात कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता चट्टान के तरह एक है, चट्टानी एकजुटता से, और जो भी कैंडिडेट आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिताने का काम करेगा। क्या माना जाए कि प्रदीप दुबे पहलवान रहेंगे इधर से एनडीए की तरफ से? देखिए, पहलवान तय करना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का काम किया है, करना है केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार हमको लड़ने का अवसर दिया था, उस समय नीतीश बाबू दुर्भाग्य से हम लोगों के साथ नहीं थे। जब लालू जी के बारे में वो समझ गए और जान गए कि लालू जी विकास नहीं विनाश पुरुष हैं, भ्रष्टाचार के जनक हैं, वो पशुओं का चारा खाने का काम करते हैं, बिहार में जंगल राज बना लाने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा रहना संभव नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, और जिस मंच पर भी जाते हैं नीतीश जी बार बार, एक बार नहीं आप लोग भी सुनते हैं, सैकड़ों बार कह चुके हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगा, और हमारी अंतिम अंत जब तक मैं राजनीति करूंगा बीजेपी के साथ गठबंधन में रहूंगा। लेकिन विधायक तो ये दावा करते हैं कि बीजेपी बक्सर से कभी जीत ही नहीं पाएगी। देखिए, इस देश में बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं जिस पार्टी के, वो खुद अपने आप को नेता कहते हैं, नेता तो है नहीं, क्योंकि उनको कांग्रेस पर भी विश्वास नहीं है। जब बातचीत होती है तो बोलते हैं कि मैं अपने निजी वोट पर जीता हूँ। न आरजेडी के वोट पर जीते हैं, न कांग्रेस के वोट पर जीते हैं, वो जीते हैं अपने निजी वोट से। लेकिन दुर्भाग्य से निजी वोट का वो खामियाजा भुगत चुके हैं, डुमरांव में 4 बार चुनाव हार चुके हैं। इसलिए उनको इधर उधर जाने की बात नहीं है, करना है। उनकी नेता जो इंदिरा गांधी हुआ करती थी, राज नारायण जी उनको हराया करते थे, और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिए, देश के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में हारे हैं। और लोकतंत्र कैसा, लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि चुनाव में हार और जीत दोनों लगा रहता है, दोनों के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। और वो कार्यकर्ता कैसा जो हारने के लिए तैयार न रहे, हार और जीत तो लगी रहती है, जीवन का ये खेल है। लेकिन जैसे आप बार बार जंगल राज की दुहाई आप लोग देते हैं, तो उनका ये कहना है कि जंगल राज तो अब दिख रहा है, जैसे पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े मर्डर हो जाना, इसको आप क्या कहेंगे? 17 दिन में 60 मर्डर हुए। देखिए, 17 दिन की बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, इसको कोई सराहना नहीं कर सकता है। और एक संगठित क्राइम होता है, और एक ऐसे व्यक्तिगत, जो हमारे आपके बीच में अगर कोई वैमनस्य है, कोई कारण है, तो व्यक्तिगत झगड़े को तो सरकार कम कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती है। लेकिन संगठित अपराध और तरह तरह के अपराध हैं, उसमें सरकार निश्चित रूप से सक्रिय है, और उसमें कमी भी आई है। आज 2000 से आप आंकड़ा देखेंगे तो हर साल जो घटनाएं होती थी, उसमें निश्चित रूप से आज के डेट में भी, आज की तिथि में भी जितनी भी हिंसक घटनाएं हैं, इस तरह की कमी आई है। ये बात अलग है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कुछ दिन में हो गई, तो उसको उद्भेदन भी हो रहा है 2 दिन 3 दिन के अंदर। अभी देखिए, बक्सर के एक चंदन मिश्रा की हत्या के, उसमें सारे अपराधी पहचान लिए गए, 1-2 दिन के अंदर पकड़ लिए जाएंगे। खेमका जी वाले केस में, तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार, इसमें अपराध का कोई जगह नहीं है। इसलिए अपराध हो रहे हैं ना, तो इसका माना जाए ना कि सरकार का जो इकबाल है वो खत्म हो चुका है। नहीं, सरकार का इकबाल इसको नहीं कर सकते। समाज है, समाज में घटनाएं होती रहती है, उसका उद्भेदन, उसको पकड़ना, सारा काम पुलिस के द्वारा हो रहा है। आपके राज्य में अगर अपराध हो रहे हैं तो उसको आप विश्लेषण करते हैं कि संगठित अपराध होता है और व्यक्तिगत अपराध होता है, तो फिर लालू जी के कार्यकाल को आप लोग बार बार क्यों टारगेट करते हैं? नहीं, लालू जी के कार्यकाल को कि मुख्यमंत्री आवास में जब बेटी की शादी होती थी तो नाला रोड से हर दुकान से सोफा उठ करके आता था, आभूषण की दुकान से गहने आते थे, और किसी का अपहरण होता था, बलात्कार होता था, बलात्कार के बाद हत्याएं होती थी, तो उसकी मध्यस्थता लालू जी और उनके परिवार के लिए उनके साले और साड़ू भाई करते थे। आज हमारे नीतीश बाबू या कोई भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता का आप नहीं नाम ले सकते हैं कि ये अपराध में, अपहरण में, बलात्कार में, भ्रष्टाचार में मध्यस्थता करते हैं। एक उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं। अब उस समय मुख्यमंत्री आवास में ही लालू जी के नेतृत्व में ही ये होता था। डॉक्टर का अपहरण होता था, डॉक्टर को लालू जी फोन करवाते थे, अरे डॉक्टर वाह इतना पैसा दे दे तब छूट जेबे। इस तरह का काम किए हैं। तो फिर महागठबंधन कैसे कह रहा है कि इस बार हम जो है 2025 में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे?
एनडीए को उखाड़ने का उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। वो अपने उखड़ना है उनको, और उखड़े हुए हैं 20 वर्षों से, तो उखड़े ही हैं। बीच में जो 6 महीने साल भर के लिए आ गए थे, वो तो 20 साल से उखड़े हैं और उखड़े ही रहेंगे। अब बेटा को जो लाने को सोच रहे हैं वो सपना साकार नहीं होगा, जो अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं। और जहां तक विधायक जी की बात रही, तो विधायक जी अपने बारे में ये बताएं कि अभी 2 विधायक थे और दल सागर के मैदान में 200 कार्यकर्ता नहीं भी किए थे। आपने बाद में मीडिया के लोगों ने जब पूछा आपसे, तो आप कहे कि मैं तो व्हिसिल बजाऊंगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, व्हिसिल बजाऊंगा तो 50,000 लोग आ जाएंगे। तो हमको लगता है व्हिसिल जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, उस दिन पॉकेट में उनके घर रह गया था, व्हिसिल को भूल गए थे। नहीं तो उनके नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं और उनके विधायक यहाँ पर क्षेत्र में व्हिसिल बजाते हैं, लेकिन व्हिसिल बजाने पर कोई आने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। इसलिए मजाक के पात्र न बने विधायक जी। और जिस विधायक की गाड़ी शराब ढोने के मामले में पकड़ी गई हो, थाने में सील हुआ हो, शराब पकड़ाया हो, शराब बेचने वाला पकड़ाया हो, जो विधायक अपने गाड़ी में शराब, स्कॉर्पियो विधायक की गाड़ी से शराब का धंधा होता था, वो गाड़ी सीज की गई थी, उसको नीलाम कर करके मुन्ना तिवारी जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो लाए थे और उस गाड़ी को नीलाम कर करके आज उस गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। ऐसे विधायक से बक्सर की जनता क्या उम्मीद कर सकती, बिहार की जनता? ये तो शर्मिंदगी है। अगर उनके में थोड़ा सा भी नैतिक लोक और लाज रहता, संस्कार रहता, तो उसी दिन इस्तीफा दे करके और अगला चुनाव के लिए तैयार होते। जिस विधायक की गाड़ी शराब बेचने में पकड़ी गई हो, वो विधायक क्या करेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात? ना, उनका तो कहना है कि भाजपा के लोग जो है उन्होंने शराब रखवा दी थी। भाजपा के लोग रखवाते हैं शराब ना? कांग्रेस के विधायक की गाड़ी में, और कांग्रेस जिस रूम में रहते हैं, अगर पुलिस छापा मारे, लगातार छापा मारे, तो पता चल जाएगा कि गाड़ी में क्या होता है। और ये विधायक जी खूब अच्छे से जानते हैं। विधायक जी इधर उधर जनता को ध्यान भटकाने से, बक्सर की जनता जानती है कि शराब से आपका क्या रिश्ता है और अपराध से आपका क्या रिश्ता है, ये बक्सर की जनता जानती है, बरगलाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, शराब पीने पे आम आदमी को सजा का प्रावधान है, और विधायक जी शराब पीते हैं, शराब रखते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनको आप लोगों ने संरक्षण दे रखा है कि पीजिए? नहीं, बच करके चोरी से, चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से नहीं। चोर तो धीरे से चुपके से निकल जा रहा है ना। अब जिस दिन पकड़ जाए उस दिन तो जैसे गाड़ी पकड़ी गई थी, गाड़ी का नीलाम हुआ, नीलाम करके बेशर्मी से उस गाड़ी को लाए। अब जिस दिन पकड़े जाएंगे जेल जाएंगे, जेल से जमानत लेकर के आएंगे। अच्छा, शराब पीने पकड़े जा सकते हैं अब एकदम निकट, बस कुछ ही दिन के अंदर, चुनाव से पहले या तो उस केस में जाएंगे, और नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो मनोज पांडे जी को कर चुके हैं, अब इन्हीं का नंबर है। अच्छा, मैंने अणुबम इन्हीं पे गिर जाएगा? अणुबम निश्चित रूप से गिरना है, इसीलिए इतने बौखलाहट में है। इसीलिए क्या विधायक जी बोल रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है और पुलिस शराब के पीछे पड़ी हुई है? नहीं, अपराध पर तो बोलने का खुद वो अपराधीकृत करते रहते हैं, शराब बेचवाना, तरह तरह का गुंडागर्दी, कई केस भी है, वो एफिडेविट में भी लिखे होंगे, आप लोगों को पता होगा, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन उनका इतिहास इस तरीके का रहा है, तो इसलिए अपराध पर बोलने का उनका कोई नैतिक हक नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मिथिलेश तिवारी चुनाव हारने के बाद ठेकेदारी में लग गए। बक्सर में ठेकेदारी करवा रहे हैं। देखिए, ठेकेदारी एक पुरुषार्थ, एक व्यवसाय है। ठेकेदारी कोई भी इंसान करता है, उसको स्वस्थ मानसिकता से, स्वस्थ तरीके से करता है। मैं नहीं जानता कि कौन ठेकेदारी करा रहा है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान अगर ठेकेदारी करा रहा है तो वो कोई अपराध नहीं है। मतलब मिथिलेश तिवारी का जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं विधायक जी, उसका आप समर्थन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो ठेकेदारी कराते हैं? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ठेकेदारी करना, ठेकेदारी एक व्यवसाय है, एक काम है, एक धंधा है, उसको कोई भी इंसान जो भारत का नागरिक है उसको करा सकता है अगर उसकी इच्छा हो। अच्छा, विधायक जी काफी ओवर कॉन्फिडेंस में है, बोल रहे हैं कि 2015 के चुनाव में भी मुझे फायदा मिला था, 2020 के चुनाव में भी मुझे फायदा मिला था, और फिर से 2025 में भी एनडीए के जो लोग, बीजेपी के जो लोग हैं, वो उन्हें फायदा पहुंचाने वाले हैं। पहले वो आरजेडी के लोगों से और अन्य गठबंधन के लोगों से समझें कि उनके साथ क्या करने वाले हैं। जो आरजेडी के लोगों के साथ जो उन्होंने हर्ष किया है, चुनाव में उन्होंने क्या किया, लोकसभा के चुनाव में क्या, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा उनको। बीजेपी के चक्कर में ना पड़े। बीजेपी बिहार में सरकार बनाई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने बताया कि चट्टानी एकता के तरह
हर कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझता है, जेपी नड्डा समझता है, अमित शाह समझता है, और वो यहाँ चट्टान की तरह नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेगा और 243 के विधानसभा में 225 के संख्या के साथ अपार बहुमत से, प्रचुर बहुमत से सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। विधायक जी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि आपके 40 लोग उनके खेमे में आएंगे दिन में ही, तो इस बात को लेकर के आप लोग समीक्षा करेंगे अपने दल में कि कौन लोग हैं जो उनसे मिल रहे हैं? पहले हमको तो समीक्षा ये करना है कि पंकज उपाध्याय के अपहरण के केस में उनका नाम था, उसका क्या हुआ? कांग्रेस के युवक कांग्रेस के महासचिव या सचिव हैं, किस पद पर है मुझे ठीक से नहीं जानकारी है, लेकिन कांग्रेस के युवक कांग्रेस के नेता हैं। उनका अपहरण बनारस से हुआ था, मुगल सराय थाने में अपहरण का केस दर्ज था उनका और उनके साथियों का। तो कांग्रेस के लोगों का पहले अपहरण करा लें, कांग्रेस के लोगों को थप्पड़ मार लें, कांग्रेस के लोगों को सर्किट हाउस में से भगा दें, इस पर पहले वो फैसला कर लें, तब भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी को गाली गलौज नहीं करता है, किसी कार्यकर्ता से झगड़ा नहीं करता है, अपहरण नहीं करता है, फिरौती नहीं मांगता है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए राष्ट्र के नीति और सिद्धांत पर, राष्ट्र के संस्कृति के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करता है। आपके कहने के अनुसार विधायक जी जो है आपराधिक छवि के हैं। अब ये तो आपराधिक छवि तो कानून तय करेगा, न्यायालय से तय होगा, लेकिन इस तरीके का रिश्ता जो अपहरण करवाएगा, जो शराब बेचवाएगा, दूसरे को थप्पड़ मारेगा, कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारेगा, ये तो किस श्रेणी में आता है ये जनता तय कर देगी आगे आने वाले। क्या आरोप आप लगा रहे हैं उस पर तो सीधा सीधा तात्पर्य यही निकल रहा है कि वो जो है डरा के वोट लेते हैं लोगों से, दबंगई वाले अंदाज से वोट लेते हैं। बक्सर की जनता विधायक जैसे लोगों से डरने वाली नहीं है। बक्सर की महान जनता है। बक्सर की जनता जो भी फैसला करेगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। विधायक हो, सांसद हो या कोई हो, कोई राजनेता बक्सर के और कोई अपराधी बक्सर की जनता को हड़का और धमका नहीं सकता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि उनका ये आरोप है हमेशा से कि प्रशांत किशोर की जो टीम है वो भाजपा की बी टीम है और भाजपा को मदद करती है, इससे आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी किसके बी टीम है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी अपनी जगह बना रहे हैं और घूम घूम करके, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसमें आगे आने वाले समय में बहुत निराशा हाथ लगेगी और वोट कटवा की भूमिका में रह सकते हैं। अब किसका काटेंगे किसका जोड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी की राजनीतिक क्षेत्र में कोई भूमिका रहने वाली नहीं है। अच्छा, वो अपने प्रत्याशियों से 21 हजार का रसीद कटवाए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसकी जानकारी मुझे नहीं। तो अच्छा, आपके दल से बहुत सारे लोग जो हैं जो टिकट के रेस में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि इस बार उनका ही टिकट मिलेगा, प्रदीप दुबे इस बार मैदान में नहीं रहने वाले। आपके दल के लोगों का कहना है? देखिए, हमारे दल का कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि हम ही को टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, सारे लोग बैठते हैं मिलजुल करके। सामूहिक नेतृत्व यहाँ चलता है, सामूहिक निर्णय होता है। जिस कार्यकर्ता का नाम आएगा उसको पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परिवार उसको विजयी बनाएगा। अच्छा, एक बात ये भी सुनने में आ रही है, ये चर्चा है कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जो है वो भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं और टिकट मिल सकता है, ऐसा है क्या कोई संभावना? देखिए, आनंद मिश्रा जी के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आनंद मिश्रा जी यहाँ निर्दल पार्टी के खिलाफ यहाँ निर्दल चुनाव लड़े हैं और बहुत मुश्किल से, दुर्भाग्यपूर्ण माने बुरी तरह से हार गए। और इस स्थिति में हारने के बाद अभी वो ज्वाइन किए थे प्रशांत किशोर जी का दल जन सुराज। अब जन सुराज में भी किन कारणों से उनकी सहमति नहीं बनी और वहां जाना आना बंद किया उन्होंने। लेकिन पार्टी छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं, ये हमको लगता है कि युवा जन सुराज में कुछ उनको काम मिला था, लेकिन अब आना जाना बंद किए हैं। ये उनका व्यक्तिगत विषय है, जन सुराज के लोग बताएंगे कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। चर्चा है कि बीजेपी से आ रहे हैं बक्सर में। भारतीय जनता पार्टी अपार सागर है, यहाँ आना और जाना लगा रहता है।
अब कौन आता है, कौन जा रहा है, इसका हिसाब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, वो तय करेगा। आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसके साथ सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं, तो यदि आपका केंद्रीय नेतृत्व ले लेता है निर्णय और आनंद मिश्रा को बक्सर सदर से सीट टिकट दे देता है, तो क्या आप लोग उनके झंडा ढोएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा, जो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। इसमें सवाल ही नहीं उठता कि केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व जो तय करेगा उसको भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। अब लंबे समय से मानते आ रहा है और जब तक पार्टी रहेगी तब तक मानते रहेगा। आनंद मिश्रा एक्सेप्ट होंगे आपके लिए? ये समय बताएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन लड़ेगा। ये तो केंद्रीय नेतृत्व, मैंने बताया कि प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, आप इस बार क्या मूड में हैं? तब टिकट विकट के रेस में आप भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे कार्यकर्ता पर, सामान्य कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके 2015 में चुनाव लड़ाया था। 56,000 से अधिक वोट मैं पाया था। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से निवेदन जरूर कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। अच्छा, बक्सर में जो सदर विधायक है हमारे, उनके कार्यकाल को, जो 10 साल का कार्यकाल है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि बक्सर में क्या कुछ विकास के कार्य हुए, क्या अधूरे हैं? देखिए, मैंने कहा कि जिस विधायक की गाड़ी से शराब ढोया जाता हो, जिस विधायक के अपने पार्टी के कार्यकर्ता का अपहरण में नाम हो, जिस विधायक का तरह तरह के लोग कहता है कि हम जनता से मिलते हैं सर्किट हाउस में ही, जनता के बीच में नहीं जाता, वो क्षेत्र की विकास क्या करेगा? उससे, उस विधायक से क्षेत्र के विकास का उम्मीद करना ही बक्सर की जनता के साथ बेईमानी होगा। मतलब शराब तस्करी में ही लगे हुए हैं केवल, और बहुत काम है, और बहुत काम है, तरह तरह का वो लगे हुए। तो कह रहे हैं कि हम अगर काम नहीं किए रहते तो फिर दोबारा से विधायक कैसे बनते? एक काम विधायक जी, एक काम पूरे बक्सर में, नली गली जो विधायक का फंड होता है उसमें भी मजबूरी है उनको देना। उसके अलावा एक सार्वजनिक विकास का कोई काम बता दें कि बक्सर की जनता इस पर गौरवान्वित हो सकती है, एक भी काम उनके पास नहीं है और उनके स्वभाव और संस्कार में ही नहीं है, उनके पार्टी में भी नहीं है। विकास का काम करना है, खाली फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम को बांटो, अगड़े पिछड़े को बांटो, ये काम करके कांग्रेस ने आज तक राज किया है। तो कांग्रेस के लोग विकास के बारे में क्या सोच सकते हैं? जीत कैसे रहे? और धोखा दे करके, जनता को बरगला करके। मानते हैं कि जनता मूर्ख है? नहीं, मूर्ख है, बरगला करके। जनता तो बहुत महान है, सीधी साधी जनता है, उसको बरगला सकते हैं आप, चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। जनता को जो मूर्ख समझेगा वो तो खुद मूर्ख बन जाएगा और सड़क पर आ जाएगा। वही तो हाल हुआ कांग्रेस का, आरजेडी का, सड़क पर घूम रहे हैं पिछले 20 वर्षों से। इस बार विधायक जी को धोखा मिलेगा? विधायक जी को धोखा मिलना सुनिश्चित है, इसीलिए विधायक जी, दीपक को जब बुझना होता है, दिया को बुझना होता है तो दिया फड़फड़ाने लगती है। इसीलिए मैंने कहा, माल महाराज के मिर्जा खोले होली, दूसरे के वोट पर राज कर रहे हैं, इसलिए इतनी बोली निकल रही है। इस बार उनको बक्सर की जनता बता देगी कि बक्सर में क्या होने वाला है। आपने कहा कि विधायक जी 10 सालों में काम नहीं किए हैं नली गली छोड़ करके, तो आपके पास क्या विजन है बक्सर के विकास को लेकर के? भारतीय जनता आपको दे वोट? मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, नीतीश बाबू जी और मोदी जी ने इस बिहार में विकास करके, इस विकास अमन चैन में नौजवानों को रोजगार करके, 125 यूनिट बिजली फ्री दे करके, फ्री राशन दे करके, गैस का चूल्हा दे करके, 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा दे करके, तमाम अगर योजनाएं गिनाए जाए, बहनों को, अभी जो विकलांग भाइयों को हमारे जो हैं, और वृद्धा पेंशन 400 से था उसको 1100 कर करके, अनगिनत काम अगर हम गिनाने लगेंगे, आपको आंकड़ा लेकर के उस बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार करती है। बक्सर की बात करें तो बक्सर के लिए क्या? हाँ, बक्सर में भी जो जनधन का खाता जो खोला है उसका बैंक से काम हो रहा है, उसको बक्सर के लोगों को भी पेंशन मिल रहा है, बक्सर के लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिल रही है। देश में चल रहा है ना? हाँ, तो देश में ही बक्सर भी है, बक्सर से चुनाव लड़ना है ना, देश में ही बक्सर है। और बक्सर का व्यक्तिगत कोई विकास सरकार करती है। यही तो मैं विधायक जी को पिछले चुनाव में बताया था, विधायक जी को इस चीज का ज्ञान नहीं है। विधायक जी हैं और जो रोड पर जितनी भी सड़क दिख रही है, किला का मैदान दिख रहा है, कलेक्ट्रेट दिख रहा है, बताने लगे कि ये मेरा कराया हुआ।
तो बक्सर जी इधर आंख खोलते हैं ना, वो सब विधायक जी का कराया हुआ है। लेकिन हकीकत एक विधायक जो जानकारी नहीं कि एक विधायक विकास के मामले में क्या कर सकता है। वो सदन में आवाज उठा सकता है, सरकार पॉलिसी तय करती है और सरकार जो निर्णय लेती है वो कैबिनेट पास होकर के काम करता है। विधायक कैबिनेट पास कर देगा क्या? वो तो सरकार करती है ना। तो जब विधायक कुछ नहीं करेगा तो फिर आप लोग विधायक बनने के क्या? आप लोग तो सरकार में रहते ही हैं। हम सरकार के एक अंग है। तो यहाँ रहने दीजिए उनको, रहने दीजिए तो फिर तो वही होगा, जो अपराध बढ़ेगा, अपहरण बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए बिहार में जो बहुमत बनाना है और 225 पे बहुमत कैसे आएगी? ऐसे अगर नकारा और निकम्मा आदमी अगर बक्सर में रह जाएंगे तो बिहार का विकास कैसे होगा? आप तो नकारा और निकम्मा कहते हैं, लेकिन अभी अपनी स्थिति देखिए आप, आपकी पार्टी पूरे शाहबाद में कहीं नहीं है, सांसद आपके नहीं है, यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही थी वो नहीं बना, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। तो क्या आप लोगों का कोई दायित्व नहीं था जब आपके सांसद यहाँ थे? आप लोगों ने क्यों नहीं काम किया? नहीं, शाहाबाद की जहां तक बात किया, अभी उपचुनाव हुआ था जिसमें मैंने बताया कि रामगढ़ में बीजेपी के विधायक जीते हैं अशोक सिंह, यहाँ तरारी में चुनाव बीजेपी के विधायक जीते हैं, और उसके बाद में गया में चुनाव हुआ, बेला में बीजेपी और एनडीए के लोग जीते हैं। जितने चुनाव हुआ सारे चुनाव में बीजेपी और एनडीए के लोग जीते हैं। तो इसलिए शाहाबाद में तरारी भी है, शाहाबाद में रामगढ़ भी है, और मगध ले लीजिएगा तो तरारी भी है, गया का बेलागंज भी है। तो इसलिए उपचुनाव तो अभी 6 महीने पहले हुआ। आप चुनाव बात कर रहे हैं 5 साल पहले की, आप 2020 की बात कर रहे हैं, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। 25 में उपचुनाव हुआ है, उसमें एनडीए को अपार बहुमत मिली है, और 3 का 3 सीटों जो हम लोग मगध और शाहाबाद से 3 का 3 100% रिजल्ट हमारा आया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि 225 भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। संसदीय चुनाव क्यों नहीं जीत सके आप लोग? कहाँ चुप रह गए? संसदीय चुनाव देखिए बहुत सारे कारण हैं, उस चुनाव के बारे में आपको बहुत ही मंथन हुआ है, और निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने बताया है, और जो भी जहां कमी रही होगी उसको हम लोगों ने दुरुस्त किया है, और इसी का परिणाम है कि अब 225 की संख्या में हम लोग जीतने वाले। क्या कैंडिडेट का फैक्टर ही उसमें हार का सामना करना पड़ा क्या? कि बाहरी देखिए, हार और जीत का कोई एक कारण नहीं, जीतता कोई एक कारण से नहीं, हारता कोई एक कारण, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। उसका मूल्यांकन हुआ है और मूल्यांकन हो रहा है, पार्टी समय पर आपको उचित फोरम पर बता देगी। पूर्व सांसद के साथ भी कुछ खटपट है क्या आप लोगों के बीच में पार्टी में? पूर्व सांसद जो यहाँ से बक्सर है, अलग खेमा बना के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और वो अच्छे काम किया है उन्होंने यहाँ पर, और अच्छे काम की हम लोग उम्मीद करते हैं। हम लोग के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल नेतृत्व उन्होंने किया है। उनकी 6 बार करीब विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, उन प्रदेश के एक सीनियर वरिष्ठ नेता हैं। उनकी बहू सुरभि चौबे को भी लेकर के चर्चा है कि बक्सर में उनको टिकट मिलने वाला है। इसकी जानकारी मुझे नहीं। तो वो लगे हुए हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं बाबा। इसकी जानकारी नहीं है हमें, कौन क्या कर रहा है। तो अभी टिकट के रेस में प्रदीप दुबे सबसे आगे हैं, समझ है? प्रदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता होने के नाते 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने उनको लड़ाया था, और उस हिसाब से प्रदीप दुबे अपनी इच्छा व्यक्त जरूर कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का ही होगा। भाजपा जिसको चुनाव लड़ाएगी, एनडीए जिसको चुनाव लड़ाएगी, उसका प्रदीप दुबे चुनाव प्रचार करेंगे। आप ही के दल के कई सारे ऐसे संभावित जो भावी प्रत्याशी हैं जो घूम रहे हैं, आपके दल के नेता जो कह रहे हैं कि हमको सदर से टिकट मिलने वाला है, उनका कहना है कि प्रदीप दुबे जी को एक बार मौका पार्टी ने दे दिया है और उस मौके को चूक गए हैं, तो इस बार अब उनको नहीं मिलने वाला है, इस बार हमको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का स्वागत है, और जैसा कि मैंने बताया, नहीं कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के पास 200-500 कार्यकर्ता हैं। ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं, हमारे बीच में इतनी रेस है, इतनी दौड़ है, इतनी प्रतिस्पर्धा है कि हम लोग फर्स्ट आने के लिए इतने कार्यकर्ता। जिस पार्टी में कोई कार्यकर्ता ही नहीं हो, वो पार्टी क्या दावा करेगी? हमारे यहाँ इतने कार्यकर्ता, हमारा इतना परिवार बड़ा है, तब तो हम दावा कर रहे हैं। क्या सलाह देंगे विधायक जी को? क्या सलाह देंगे विधायक जी को? ईश्वर सद्बुद्धि दें, और ये जो काम धंधा ये जो चल रहा है इसको बंद करें, अच्छे काम में लगें,
और कांग्रेस की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं। किस तरह के काम धंधे की बात करते हैं, तो थोड़ा सा पता करें। प्रदेश के और देश के विकास में और कांग्रेस के उत्थान की राजनीति करें। कांग्रेस का विकास कैसे होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। अभी अपने पार्टी अपना घर जल रहा है, आप पड़ोसी के घर में देख रहे हैं। सर्किट हाउस इस बार खाली हो जाएगा 2025 में? मैंने तो 2020 के चुनाव में ही कहा था कि 1 नंबर कमरा किस हैसियत से बुक रहता है। कोई गवर्नर नहीं है मुन्ना तिवारी या संजय तिवारी। उस कमरे का ऑडिट होना चाहिए कि कितना दिन वो रहे हैं, उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं, और उस कमरे की इंक्वायरी होनी चाहिए, गोपनीय इंक्वायरी होनी चाहिए उस कमरे में क्या होता है। लेकिन अब पता नहीं अब आजकल क्या हो रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। उस कमरे में क्या होता है, विधायक जी रहते हैं और क्या करते हैं, इसकी एक जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कर सकते हैं विधायक जी? कुछ तो लगता है, अब इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। अनैतिक करते हैं क्या वहाँ? अब ये तो समय बताएगा, जांच होगी। दल आपकी सरकार है तो जांच क्यों नहीं करा देते? कराएंगे सब होगा जांच, वही तो मैं बोला। तो नए सरकार में करेंगे, कभी कराएंगे? बताएंगे तो आप, जब जांच होगी तो आपको बता देंगे। जैसे अभी आपने कहा कि मतलब समय कम है उनके पास, जल्दी जेल लिखने वाले हैं, वो किस संदर्भ में कहा? अब तरह तरह की बातें हैं। अब जब पहले ये सब कुछ गोपनीय मामला होता है, बहुत चीज कहना ठीक नहीं है ना। तो विधायक जी पर अब लगने वाला है आपका अगला बार? तो लगता है कि वो तब जेल जा सकते हैं। अब इसकी सूचना तो वो देंगे ना, पुलिस वाले देते हैं और जुडिशियरी देती है। इसकी सूचना तो हम दे सकते, हम तो पुलिस अफसर है नहीं ना, हम जज हैं। आपने पहले आरोप लगाया कि शराब तस्करी में शामिल रहे हैं। हमने पूछा कि जब सरकार आपकी है, जानते आप हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमने शराब ढोती हुई गाड़ी को, उनके नंबर को, उनके नाम का अखबार में पढ़ा था। कार्यकर्ताओं ने वहां फोन किया, सिमरी थाने में उनकी गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी। ये सारी बातों की मुझे जानकारी है। गाड़ी नीलाम हुई थी, नीलाम करके उन्होंने लिया था। इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। इसमें अगर सत्यता नहीं है तो जांच कर लिया जाए, मेरे पर वो FIR कर दें। अच्छा, विपक्ष का हमेशा से आरोप रहता है कि एनडीए के जो लोग हैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए महागठबंधन और यूपीए के नेताओं के घर पर ईडी की छापेमारी कराते हैं, कभी पुलिस से पकड़वाते हैं, तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो अभी आपने जो बयान दिया कि विधायक जी जल्द ही जेल जाने वाले, तो क्या माना जाए इसको लेकर? आप लोग ये बताइए कि पूरे देश में छापेमारी हो रही है, जो भी अपराध में भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, अभी 5 जगह छापामारी हो रही है। एक छांगुर की बाबा, इसको तो कहना ये अपराधी है, ये तो देशद्रोही है। छांगुर कौन? जलालुद्दीन के कमालुद्दीन है। ये इस्लाम धर्म के नाम पर हमारी बेटी बहनों को ठग करके, लालच दे करके हजारों बहनों को, हमारी माताओं को धर्मांतरण करा चुका है। ऐसे लोग हैं। इनके घर अगर छापामारी हो रही है, इनका घर अगर ढहाया जा रहा है, और किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता जो भ्रष्टाचार में अकूत संपत्ति बनाया है, अगर ईडी का छापा पड़ रहा है, ये गलत है क्या? आप इसलिए बच जाएंगे कि आप कांग्रेस के हैं? इसलिए बच जाएंगे कि आप आरजेडी के हैं? एक भी जगह बताइए जहां ईडी और सीबीआई का छापा मारा हो, वहां कोई किसी के यहाँ से माल, किसी के यहाँ से जो भी जिस बात के लिए हुई है वो ना पकड़ा गया हो? एक जगह पूरे देश में बताइए। ईडी और सीबीआई जब तक होमवर्क कर करके अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, महीने 2 महीने उसके बाद वहां छापा मारती है। ऐसे नहीं कि कोई आपने लिख करके दिया और जाके आपके घर में घुस करके छापा, ये प्रक्रिया नहीं है। अभी तक जहां भी छापेमारी हुई है बीजेपी के नेताओं के पास क्यों नहीं छापेमारी हुई अभी तक? यही तो विपक्ष सवाल कर रहा है। तो ये कांग्रेस के लोग हैं, जहां सरकार है वहां क्यों नहीं मरवा रहे हैं कांग्रेस के लोग? कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में है, वहां मरवाना चाहिए। ममता दीदी का सरकार है बंगाल में, वहां मरवाना चाहिए। क्यों नहीं? किसने रोका है क्या? नरेंद्र मोदी जी कहें कि नहीं हमारे कार्यकर्ताओं को मत पकड़ो। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब सत्ता में आते हैं तो सारे अपराध माफ हो जाते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सत्ता में कर्नाटक में हैं और बंगाल में हैं, लेकिन आपको कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप खुद भ्रष्ट हैं। आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले हैं, भ्रष्ट व्यक्ति हैं, तो आप कैसे छापा मरवाएंगे भाजपा के लोगों को? तो आपके संदर्भ में ये क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि आपके यहाँ भी तो नहीं, हम तो मरवा रहे हैं ना, हम तो मरा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं। एक दिन नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो रेड डाल करके और अपराधी, चाहे पुलिस के अपराधी हों, चाहे जुडिशियरी से जुड़े हों, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हों, चाहे राजनीतिक फील्ड से जुड़े हों, चाहे अपराधी हों,
या किसी भी वर्ग में जहां जो पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। इसमें है बीजेपी, इसमें कोई भी भ्रष्टाचारी आकर के और बीजेपी का सदस्यता लेता है तो नहीं, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन इस सेंस में है कि देश भर में और प्रदेश में जितने अपराधी, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो या अपराधी हो, कोई भी अगर किसी भी क्षेत्र का अगर अपराध में लगा हुआ हो, कोई किसान या कोई व्यवसायी कह करके बच सकता है क्या कि हम ये अपराध किए हैं, हम व्यवसायी हैं इसलिए छोड़ दीजिए? जो अपराध करेगा किसी वर्ग का हो वो पकड़ा जाएगा और उसको वॉशिंग मशीन में साफ किया जाएगा। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उस मशीन में साफ करके तब उसको समाज भेजा जाता है कि अब ये गलती मत करना। मतलब ये भारतीय बीजेपी की सदस्यता लेना ही वॉशिंग मशीन का काम है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, देश की जो सरकार है, भाजपा लीड कर रही है, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, ये सरकार का काम है। वॉशिंग मशीन में जितने अपराधी सरीखे गलत करने वाले लोग हैं उन लोगों को साफ करे और फिर समाज में छोड़े, एक स्वस्थ ऑक्सीजन के साथ, अच्छे ऑक्सीजन के साथ समाज में जाए। अब चुनाव आयोग पर भी सवालों का घेरा लगने लगा है कि भाई चुनाव आयोग जो है वो मोदी जी के इशारे पर अब काम कर रही है और मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित कर रही है। ये बताइए, देश में 12-15 बार मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम हो चुका है, अगर इस बार हो रहा है तो ये क्यों हाय तौबा मचाए हुए हैं? और बांग्लादेश के लोगों को, म्यांमार के लोगों को या किसी और देश का लोग यहाँ आकर के मतदान करें, ये देश की जनता क्षमा करेगी क्या? दूसरी चीज कि अगर ये चुनाव आयोग काम कर रहा है तो चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष जो स्वतंत्र संस्था है, उस पर हस्तक्षेप राजनीतिक दल के ये आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के समय में इन्हें काम नहीं हुआ है? लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उन्हीं रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक मानते हैं, उन्हीं अपराधियों को वोट बैंक मानते हैं। वो मान करके सोचते हैं कि 1%, 1.5%, 2%, 1% का आंकड़ा गिनवा रहे हैं। उन्हीं लोगों के बदौलत 3000 का कल तेजस्वी जी आंकड़ा बता रहे थे, उन्हीं लोगों के बदौलत ये सरकार बनाना चाहते हैं। तो सरकार ऐसे मंसूबा तेजस्वी जी की और राहुल गांधी की पूरी नहीं होने देगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी किया गया चुनाव आयोग के सहारे और वहां पर बीजेपी जो है जबरन सत्ता में आ गई और यहाँ भी बिहार में भी वो प्रयोग कर रही है। तो अदालत है ना, चले जाए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहां से अपना वाद दायर कर दे कि यहाँ बेईमानी हुआ है। वो तो जब हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। अब ईवीएम भूल करके अभी वोटर लिस्ट की बात करने लगे। जहां जहां हारते हैं तो खाली जब वो कर्नाटक में जीते थे, बेंगलोर में जीते, कर्नाटक में जीते थे, वहां उन्होंने ईवीएम का नाम नहीं लिया। बंगाल में जीतेंगे तो ईवीएम का नाम नहीं लेंगे, जहां हार जाते हैं ईवीएम का नाम लेते थे। अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किए हैं पुनर्निरीक्षण का। अरे भाई, पुनर्निरीक्षण मतदाता का कई बार हुआ है और किसी तिथि में तो होगा। विधानसभा से पहले होगा तो आप कहेंगे कि विधानसभा से पहले क्यों हो रहा है, लोकसभा से पहले होगा तो कहेंगे लोकसभा, यूपी के चुनाव में अभी 26 में यूपी का चुनाव होना है, 27 में, तो आप कहेंगे 27 में वहां क्यों हो रहा है। फिर बंगाल का होने लगेगा, असम का होने लगेगा 26 में, वहां पुनर्निरीक्षण का काम होगा तो वहां आप क्यों रोक रहे हैं? अरे भाई, पुनर्निरीक्षण का काम चुनाव आयोग का काम है, स्वतंत्र संस्था है, उसको करने दीजिए। आप हस्तक्षेप मत कीजिए, आप भारत के लोगों पर विश्वास कीजिए, भारत के लोगों का वोट लेने पर विश्वास कीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है सर आपसे कि यहाँ बक्सर में अगर सदर विधानसभा से आपको एक बार फिर मौका मिलता है तो कौन से वो कार्य हैं, कौन से वो कार्य हैं जो बक्सर में अभी तक विधायक जी के कार्यकाल में नहीं हो सके हैं, जो आप करना चाहेंगे? किन मुद्दों को आप लेके जाएंगे जनता के बीच? विधायक जी के कार्यकाल में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब बात रही मेरी यानी मेरे पार्टी की, तो मेरी पार्टी यहाँ चूंकि ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी रही है, स्थान रहा है, इसके धर्म के जो भी उत्थान हो सकते हैं धार्मिक संस्थानों का, कि यहाँ पर्यटन के केंद्र घोषित किए जाएं। जिस प्रकार से कहीं राम सर्किट बना, कहीं सीता सर्किट बना, कहीं बौद्ध सर्किट बना, उन सर्किटों से कैसे बक्सर को जोड़ा जाए, यहाँ की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास कैसे हो, ताकि यहाँ पर लोग पर्यटकों का आना जाना हो सके, यहाँ के लोगों की आय बढ़े। यहाँ शिक्षण जो संस्थान, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुले, तरह तरह के, वो हमारी सरकार करती है। हम सरकार से मांग करेंगे कि इस तरीके का विकास बक्सर का हो। अच्छा, अभी जैसे एक स्थानीय मुद्दा है जो बहुत चर्चा में है, बक्सर जिला मुख्यालय से
डुमरांव तक जाने वाली जो सड़क है जगदीशपुर सड़क बहुत बदहाल है। तो क्योंकि सरकार आपकी है, पथ निर्माण मंत्री भी आते जाते रहते हैं बक्सर में, तो उसको लेके कभी आप लोगों ने कोई पहल नहीं की? नहीं, उसके लिए पहल हुई। वो सड़क बनी थी, अनुबंध उसमें होता है मेंटेनेंस का, अगर उसके अंडर में होगा, अभी अगर टाइम है तो उस पर कार्रवाई होगी, और उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो जो भी ठेकेदार हैं और जो भी अधिकारी हैं उन लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई पिछले 1 महीने से वही स्थिति बनी हुई है। आपके कई नेता इसी तरह का बयान दे चुके हैं जैसा आप दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि बस आप लोग बयानवीर है, इच्छा शक्ति नहीं है कोई काम कराने की? नहीं, निश्चित रूप से उस पर अभी क्या स्थिति है ये जानकारी लेकर के आपको बताएंगे। अच्छा, जब भी कोई सरकार की तरफ से बक्सर जिला को लेकर के कोई भी योजना आता है तो उसको लेकर के बड़े बड़े पोस्टर बैनर गोलंबर से लेकर के पूरे हाईवे तक लग जाते हैं, और आप ही के दल के कई सारे नेता, कई सारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मेरे प्रयासों से हुआ, चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। तो इस ऐसे में जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में ये कार्य जो है ये है किसका कराया हुआ है। नहीं, जो भी पोस्टर और बैनर लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के संभवतः या जदयू के कार्यकर्ता होंगे, तो वो तो उसी सेना के, उसी पार्टी के एक सैनिक है ना, तो उनको लगाने का नैतिक हक है कि हमने कराया। वो कराती तो है पार्टी, करती है सरकार, लेकिन अपना श्रेय लेने के लिए तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो वो तो करेगा ही। आपके उसमें गलत क्या है? आपने अब तक किन किन चीजों का श्रेय लिया है? हमको भारतीय जनता पार्टी के श्रेय में ही अपना श्रेय समझ में आता है। अच्छा, जैसे अभी देखिए लाइव चल रहा था, तो लाइव में कुछ लोगों का सवाल भी सामने आया। जैसे एक व्यक्ति ने अभी पूछा है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं विधायक पे, यदि आरोपों में इतनी सत्यता ही थी तो पिछले 10 सालों में जांच क्यों नहीं कराई गई? क्या अब जांच कराने वाले हैं आप? क्या अगर जांच किसी अपराध की या किसी घटना की होती तो व्यक्ति मतलब निरपराधी हो जाएगा? जांच तो फाइल तो 30-40 साल बाद खुलती है, तो ये फाइल कब खुलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फाइल खुलेगी जरूर। विधायक की फाइल खुलेगी, एकदम निश्चित खुलेगी। इस पर बदलाव होगा बक्सर में? बदलाव बक्सर में सुनिश्चित है, और 225 के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने वाली है, अपार बहुमत के साथ। मुख्यमंत्री कौन रहेगा? मुख्यमंत्री नीतीश बाबू रहेंगे। तो कई बार हमारी पार्टी के नेता मोदी जी ने घोषणा किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया, सारे लोगों ने किया। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि केवल अभी चुनाव तक मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, उसके बाद उनको लात मार कर विपक्ष का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, उसमें कहने में कोई दम नहीं है, जनता सुन नहीं रही है।